बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहसिन हनीफ, योर MD कैट केमिस्ट्री टीचर। बेटा MK प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से हम आपके लिए लेके आए हैं MD कैट सीरीज़। बेटा जैसा कि आपको पता है कि हम इस सीरीज़ के अंदर MCQs और लेक्चर्स रेलेवेंट टू MD कैट एंड नम्स डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में बेटा हमने C2 को डिस्कस किया था और वो जो था वो C2 का फर्स्ट पार्ट था, डैट वाज फ्रॉम गैसेस। बेटा आज हम उसी का सीक्वल है, C2 का सेकंड पार्ट है, दैट इज फ्रॉम सॉलिड्स, जैसा कि आपके सामने है। तो बेटा आज हम जो सॉलिड चैप्टर है उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट MCQs जो कि पास्ट पेपर्स में भी आ चुके हैं और उनसे जो सिमिलर MCQs है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बेटा इसको वीडियो को आपने पूरा देखना है, वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो फॉर यू। वीडियो को एंड तक देखना है और देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। बेटा हम जो है इसके MCQs डिस्कस करते हैं। चैप्टर है हमारा सॉलिड्स और इसका जो नेक्स्ट MCQs है दैट इज इन ग्रेफाइट लैटिस कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कार्बन इज। अल्फा ऑप्शन है बेटा 3, बीटा ऑप्शन है 4, चार्ली ऑप्शन है 5 एंड डेल्टा ऑप्शन है 6। बेटा इसमें वो पूछ रहा है कि जो कार्बन है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर को हम जो हमारी MD कैट सीरीज के लेक्चर्स हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। मैं इसको एक दफा फिर आपको रिव्यू दे देता हूं। बेटा कोऑर्डिनेशन एक्चुअली किसी भी क्रिस्टल लैटिस के अंदर कोई एक एटम या आयन, उसके इर्द गिर्द जितने एटम्स या आयन्स होते हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। या ये भी कह सकते हैं आप कि एक एटम के साथ जितने फर्दर एटम्स बॉन्डेड होते हैं उनको हम उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो बेटा इसमें हमने देखना है कि जो ग्रेफाइट लैटिस है उसका जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर उसमें कार्बन का क्या है। बेटा नेक्स्ट जो आपकी स्लाइड है इसमें आपको एक ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। ये बेटा ग्रेफाइट का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है और इसमें देखें जो एक कार्बन एटम है वो फर्दर 3 कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड है। तो अगर कार्बन जो है वो 3 कार्बन एटम से कनेक्टेड है तो इट मींस कि जो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा कार्बन का दैट वुड बी 3। सो प्रीवियस स्लाइड में जो अल्फा ऑप्शन है ये राइट है। नेक्स्ट देखें बेटा, ये बेटा स्लाइड देखें, टेबल नंबर 2.5 है। इसको जरा थोड़ा सा डिस्कस कर लें ताकि आपके जहन में चीजें रिवाइज हो जाएं। इससे रेलेवेंट क्वेश्चंस आगे भी आएंगे तो इसलिए बेहतर है कि हम इसको थोड़ा सा यहां पर जो है वो रिकॉल कर लें। बेटा ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका ताल्लुक दो चीजों के साथ है, एक है बेटा रेडियस रेशो और दूसरी है शेप। बेटा रेडियस रेशो क्या है? द रेडियस ऑफ केटाइन ओवर रेडियस ऑफ एनाइन इज कॉल्ड रेडियस रेशो। बेटा अगर रेडियस रेशो की जो रेंज है ये 0.732 से 1 के दरमियान है तो उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है बेटा वो 8 होगा। इसी तरह अगर रेडियस रेशो जो है बेटा 0.4142 टू 0.732 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6 एंड द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर विल बी ऑक्टाहेड्रल। सिमिलरली ये दो वैल्यूज हैं, 0.225 से 0.414 के दरमियान कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा 4 है और जो इसका शेप है वो टेट्राहेड्रल है। इसी तरह बेटा अगर रेडियस रेशो 0.115 से 0.225 के दरमियान आ जाए तो बेटा उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 3 होगा और उसकी जो क्रिस्टलाइन शेप होगी दैट वुड बी ट्रायंगुलर। बेटा इस टेबल को आपने अपने माइंड में रखना है, आगे कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिनके अंदर ये टेबल जो है वो अप्लाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, MCQ नंबर 34, which of the following solid is an example of substance with मैक्रोमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। बेटा मैक्रोमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या होता है? ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें एटम्स जो हैं वो मिलकर एक जॉइंट स्ट्रक्चर बना देते हैं। जैसा कि नेक्स्ट स्लाइड में देखिए आप, ये SiO2 के जो स्ट्रक्चर है ये आपस में इस तरह कनेक्टेड हैं, इंटरलिंक्ड हैं और नेटवर्क बनाते हैं विच फॉर्म्स द जॉइंट नेटवर्क। सो देखें प्रीवियस स्लाइड में जो MCQ था कि ये जो ऑप्शंस है इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो जॉइंट स्ट्रक्चर बनाता है, वो मैक्रोमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाता है। बेटा ऑप्शन है AlCl3, बीटा है MgO, चार्ली है आइस और डेल्टा है SiO2। बेटा मैं आपको अगली स्लाइड में दिखा चुका हूं कि जो SiO2 है इसमें उसका जो स्ट्रक्चर है वो जॉइंट होता है और नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है। सो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट विल बी SiO2। नेक्स्ट है बेटा MCQ नंबर 35, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ आयंस इन NaCl क्रिस्टल इज। बेटा जो स्ट्रक्चर है क्रिस्टल का NaCl के अंदर वो क्या होगा? बेटा यहां पर मैं कंफ्यूजन आपकी थोड़ी सी दूर कर दूं और इसको हम डिटेल के अंदर जो हमारा लेक्चर है उसमें भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है उनका क्रिस्टल लैटिस यूनिट सेल का स्ट्रक्चर और एक होता है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। बेटा जो यूनिट सेल है वो जो क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स हैं A, B, C और अल्फा बीटा गैमा उनसे मिलकर बनता है और जो बेटा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है वो एक्चुअली आयंस की अरेंजमेंट होती है। ये दो डिफरेंट चीजें हैं, आपने इन दोनों को कंफ्यूज
नहीं करना। बेटा जो NaCl है वो पूछा गया है कि आयंस का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्या है। तो बेटा जो आयंस का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है वो ऑक्टाहेड्रल होता है, क्यूबिक नहीं होता। क्यूबिक जो है वो NaCl का बेटा यूनिट सेल का स्ट्रक्चर है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। सो इसके जो आयंस की जो अरेंजमेंट है दे आर अरेंज्ड इन ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट। सो जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगा दैट वुड बी ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट देखें बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ 14 ब्रेवस लैटिस सिस्टम डैश आर फेस सेंटर्ड क्यूबिक। बेटा ब्रेवस सिस्टम को और क्रिस्टलाइन सिस्टम को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आप इसको स्टडी करने के लिए मेरा जो प्रीवियस लेक्चर है जो सॉलिड्स के अबाउट है वो आप उसको आप देख सकते हैं। लेकिन मैं इसको फिर दोबारा आपकी सहूलत के लिए, आपकी फैसिलिटी के लिए इसको मैं रिवाइज कर देता हूं। नेक्स्ट जरा स्लाइड पे आइएगा। ये देखिए ये टेबल है बेटा, ये मेरे पास दो तरह के सिस्टम है, एक है क्रिस्टल सिस्टम, दूसरा है बेटा ब्रेवस लैटिस सिस्टम। बेटा क्रिस्टल सिस्टम क्या है कि जो क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट है उनकी जो लेंथ है और उनके जो एंगल्स हैं वो किस तरह अपने आप को वेरी करते हैं, उससे बेटा 7 तरह के डिफरेंट शेप्स बनती हैं, उनको बोलते हैं क्रिस्टल सिस्टम। बेटा इन क्रिस्टल सिस्टम के अंदर जो आयंस हैं या पार्टिकल्स हैं उनकी रिलेटिव पोजीशन क्या है, कॉर्नर्स के ऊपर है, फेसेस के दरमियान है, या बॉडी के अंदर है, या कहां पर है। तो उसकी अगर अरेंजमेंट देखी जाए तो उस लिहाज से हमारे पास 14 किस्म के स्ट्रक्चर बनते हैं, उनको हम कहते हैं ब्रेवस लैटिस सिस्टम। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्ट्रक्चर है फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड। बेटा फेस सेंटर्ड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो फेसेस के दरमियान होते हैं, और बॉडी सेंटर्ड में फेसेस के दरमियान नहीं होते बल्कि एक क्यूब के सेंटर में होता है। ये बेटा मैंने आपको फर्क बताया है बॉडी सेंटर्ड में और फेस सेंटर्ड में। बेटा जो बॉडी सेंटर्ड है, फेस सेंटर्ड है या प्रिमिटिव क्यूबिक है, ये जो सिस्टम है ये कहलाता है ब्रेवस लैटिस सिस्टम। और जो बेटा हमारा क्रिस्टल सिस्टम है जिसके अंदर 7 क्रिस्टल्स हैं दैट कंसिस्ट ऑफ क्यूबिक, आर्थोरोम्बिक, टेट्रागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल एंड रोबोहेड्रल। ये बेटा स्मॉल सा इंट्रोडक्शन है ब्रेवस लैटिस सिस्टम का और क्रिस्टल सिस्टम का। बेटा यहां पर देखिए जो ब्रेवस लैटिस सिस्टम है आप देखें कि कितनी शेप्स हैं जिनके अंदर फेस सेंटर्ड क्यूबिक आ रहा है। तो बेटा पहले देखें क्यूबिक के अंदर फेस सेंटर्ड आ रहा है, फिर ऑर्थोरोम्बिक के अंदर फेस सेंटर्ड आ रहा है। बेटा इसके अलावा कोई भी जो सिस्टम है, कोई भी जो क्रिस्टलाइन सिस्टम है उसके अंदर फेस सेंटर्ड क्यूबिक शेप नहीं है। तो सिर्फ दो स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिनके अंदर फेस सेंटर्ड क्यूबिक आता है। प्रीवियस स्लाइड पे जरा आइए, अब देखिए आउट ऑफ 14 ब्रेवस लैटिस सिस्टम डैश आर फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो बेटा कितने हो गए फिर फेस सेंटर्ड क्यूबिक? तो ऑब्वियसली द ऑप्शन इज ए, दैट इज राइट, 2 a face centered cubic are present in 14 Brevis lattice system. Next है बेटा MCQs नंबर 37, NaCl यूनिट सेल। बेटा NaCl यूनिट सेल जो है हैव सेम, उसके अंदर क्या सेम होता है? ऑप्शन ए है इंटरसेप्ट, ऑप्शन बी है इंटरफेशियल एंगल्स, और सी है आयनिक रेडियस, और डी है बोथ ए एंड बी। बेटा इंटरसेप्ट्स क्या है? बेटा इंटरसेप्ट्स बेसिकली लेंथ्स हैं अलोंग एक्स वाई एंड जी एक्सिस, और जो इंटरफेशियल एंगल्स हैं बेटा जब लेंस एक दूसरे को इंटरसेप्ट करती हैं तो उनके दरमियान जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड इंटरफेशियल एंगल। आपने बेटा पढ़ा हुआ है कि जो NaCl है उसका जो स्ट्रक्चर है वो बेटा क्यूबिक है, और क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा इज इक्वल टू 90। सारे एंगल्स भी बराबर हैं और सारी लेंथ्स भी बराबर हैं। सो इंटरसेप्ट्स ये भी सेम है और इंटरफेशियल एंगल्स ये भी आपस में बराबर हैं। तो बेटा जो इसका राइट ऑप्शन होगा दैट विल बी डेल्टा बोथ A एंड B। नेक्स्ट बेटा MCQs है 38, कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट ऑन अ कॉर्नर ऑफ हेक्सागोन। कहता बेटा एक पार्टिकल है जो एक हेक्सागोन के कॉर्नर पर मौजूद है, बेटा बताइए कि उसका कंट्रीब्यूशन एक जो यूनिट सेल है उसके अंदर कितना होगा। बेटा इसको देखने के लिए आप एक डायग्राम देखिए नेक्स्ट पेज पे, ये हम डायग्राम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बेटा ये जो कॉर्नर है यहां पर एक एटम मौजूद है, आपने बताना है कि ये जो एटम मौजूद है इसको एक यूनिट सेल में इसका शेयर कितना है, यानी अगर ये कॉर्नर पर मौजूद है तो एक यूनिट सेल के हिस्से में इस एटम का कितना हिस्सा आ रहा है। बेटा इसके लिए छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखिए कि ये जो कॉर्नर है इसके ऊपर जो है वो 6 जो यूनिट सेल हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन है, जुड़े हुए हैं, यानी यहां पर जो एटम मौजूद है उसको 6 यूनिट सेल आपस में शेयर कर रहे हैं। सो बेटा प्रीवियस स्लाइड पे चलिए जरा, ये देखें कि कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट ऑन कॉर्नर ऑफ हेक्सागोन। बेटा एक कॉर्नर के ऊपर चूंकि 6 यूनिट सेल आपस में मिल रहे हैं तो वो जो कॉर्नर के ऊपर एटम होगा उसको 6 जो यूनिट सेल है वापस में शेयर कर रहे होंगे। तो हर एक के हिस्से में बेटा कितना आएगा? 1/6, 1/8 नहीं आएगा, 1/4 भी नहीं आएगा, 1/3 भी नहीं आएगा। तो राइट ऑप्शन विल बी 1/6। नेक्स्ट देखें बेटा, रेडियस रेशियो ऑफ आयंस इन अ क्रिस्टल रेंजेस 0.155
to 0.255 द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर विल बी। बेटा ये हमने पीछे अभी टेबल डिस्कस किया है, उसके अंदर ये वैल्यूज दी हुई हैं और उन वैल्यूज के मुताबिक इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ट्रायंगुलर। अगर बेटा जो रेडियस रेशो है वो 0.115 से 0.225 के दरमियान होगी तो जो उसका बेटा स्ट्रक्चर होगा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर वो होगा उसका ट्रायंगुलर। द डेल्टा ऑप्शन इज राइट। बेटा नेक्स्ट देखिए, एक्सपेक्टेड रेडियस रेशो बिटवीन आयंस इन NaCl। बेटा अब उसी टेबल को बार बार अप्लाई किया जा रहा है। कहते हैं कि जो एक्सपेक्टेड रेडियस रेशो क्या होगी। बेटा जो NaCl है उसका स्ट्रक्चर है क्यूबिक और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 है और उसके जो आयनिक क्रिस्टलाइन की जो स्ट्रक्चर है वो ऑक्टाहेड्रल है। बेटा अगर ये स्पेसिफिकेशन है तो उसकी जो रेडियस रेशो है दैट शुड बी इन द रेंज ऑफ 0.414 टू 0.732। तो जिसका राइट ऑप्शन होगा दैट वुड बी डेल्टा। और अगर हम एक्चुअल अगर हम रेडियस रेशो देखें NaCl की तो वो जो वैल्यू है दैट इज 0.532। सो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डेल्टा। इसी रेंज में हमारी वैल्यू आ रही है। नेक्स्ट देखें बेटा, हमारा क्वेश्चन है प्रोडक्शन ऑफ वीक इलेक्ट्रिसिटी इन क्रिस्टल्स व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन इट। कहता बेटा अगर आप किसी भी क्रिस्टल के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो बेटा प्रेशर के अप्लाई करने से क्या होता है। बेटा देखें यहां पर 3 टर्म्स डिस्कस की गई हैं। अल्फा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बीटा है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, चार्ली है पायरो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और डेल्टा है नन ऑफ दीज। बेटा पहले देखें फोटो इलेक्ट्रिक। फोटो मीन लाइट, इलेक्ट्रिक मीन इलेक्ट्रिसिटी। इट मीन्स कि जब किसी भी सब्सटेंस के ऊपर लाइट पड़ती है तो उसके ऊपर अगर उसके अंदर अगर वीक करंट जनरेट हो गया तो वो आपका कहलाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है, वो कहता है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। तो बेटा ये वाला राइट ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इसमें लाइट का इफेक्ट है करंट के साथ। बेटा बीटा ऑप्शन देखें, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बेटा पीजो का मतलब होता है प्रेशर अप्लाई करना। अगर किसी क्रिस्टल के ऊपर प्रेशर अप्लाई करने से उसके अंदर वीक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है तो दैट इज कॉल्ड पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो इसका जो राइट ऑप्शन होगा बेटा वो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। बेटा इसका जो ऑप्शन नंबर सी है उसको भी जरा देख लें, पायरो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पायरो कहते हैं हाई टेम्परेचर को। अगर किसी भी क्रिस्टल का टेम्परेचर हाई किया जाए और उस हाई टेम्परेचर की वजह से उसके अंदर करंट जनरेट, लाइट सा करंट जनरेट हो जाए तो दैट इफेक्ट इज नोन एज पायरो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो बेटा इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट विल बी पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कि अगर किसी भी क्रिस्टल के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर दिया जाए तो उसके अंदर एक वीक करंट प्रोड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट है बेटा, how many ions will be present in a unit cell if an ionic compound have body centered structure। बेटा बॉडी सेंटर्ड क्या होता है, देखिए याद रखिएगा हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी कि जो क्यूबिक शेप होती है वो बॉडी सेंटर्ड हो सकती है, वो फेस सेंटर्ड हो सकती है। बेटा इसमें जो कॉर्नर ऑफ द क्यूब्स होते हैं, कॉर्नर ऑफ द क्यूब ऑलवेज कंटेन्स एन आयन या एटम। किसी भी कॉर्नर के ऊपर मौजूद होंगे लाजमी तौर पर एटम्स आयन। बेटा दूसरी जो फेसेस हैं और बॉडी है, फेसेस में और बॉडी में किसी एक जगह मौजूद हो सकते हैं, या फेसेस में होंगे या बॉडी में होंगे। कॉर्नर पर मौजूद होने ही होने हैं, अगर आप बॉडी सेंटर्ड ले लें या आप फेस सेंटर्ड ले लें। लेकिन अगर तो कॉर्नर के साथ फेसेस में मौजूद हैं तो फेस सेंटर्ड है, अगर कॉर्नर के साथ फेसेस में मौजूद नहीं है, बॉडी के दरमियान में मौजूद है तो उसको कहते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। अब आ जाए क्वेश्चन की तरफ। कहता है हाउ मेनी आयंस विल बी प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल इफ एन आयनिक कंपाउंड हैव बॉडी सेंटर्ड स्ट्रक्चर। बेटा मैंने बताया आपको कि कॉर्नर पर तो मौजूद होंगे, तो 8 कॉर्नर होते हैं, तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 1/8 क्योंकि एक जो कॉर्नर है उस पर 8 क्यूब एक दूसरे को शेयर कर रहे होते हैं। तो एक जो कॉर्नर है उसके ऊपर जो है वो एक एटम है और उसको 8 अगर शेयर कर रहे हैं तो एक क्यूब के हिस्से में बेटा कितना आएगा, 8 मल्टीप्लाइड बाय 1/8, आंसर इज इक्वल टू 1। अब बेटा बॉडी में जो है वो चूंकि एक ही बॉडी के दरमियान में आयन आना है, अब वो पूरा आयन बॉडी के दरमियान में है, क्यूब के दरमियान में है, उसको कोई भी दूसरा जो है वो क्यूब शेयर नहीं कर रहा, तो फिर वो एक ही आयन कंसिडर होगा। तो एक बॉडी में आ गया और एक कॉर्नर पे आ गया, तो टोटल बेटा कितने आ गए, 2। तो बेटा एक जो यूनिट सेल है जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है उसके अंदर टोटल जो है वो 2 आयंस या 2 एटम्स मौजूद हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, in a solid AB having NaCl structure, A occupies the corner of cubic cell and if all the face centered atoms along one side axis are removed then the formula will be। बेटा देखें फिर वही बात, क्यूबिक शेप आ गई है,
कॉर्नर के ऊपर लाजमी मौजूद होंगे, और अगर ये NaCl है तो NaCl में फेसिस के अंदर मौजूद होते हैं क्योंकि ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक है। अब वो कहता है कि आपने कॉर्नर के आयंस को नहीं छेड़ना, जस्ट आपने जो एक एक्सिस के जो फेसिस है उसके आपने आयंस रिमूव कर देने हैं। बेटा एक एक्सिस के इर्द अलोंग जो है वो 2 फेस होते हैं, टोटल 3 एक्सिस हैं और फेसिस हैं 6। एक एक्सिस के हिस्से में 2 फेस आते हैं, तो अगर आप एक एक्सिस को रिमूव कर देते हैं तो टोटल 2 फेस उसमें से माइनस हो जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलें, ये देखें 2 मैंने माइनस कर दिए, 6 फेसिस थे, 2 माइनस कर दिए बेटा, बाकी कितने रह गए 4। तो एक फेस के हिस्से में जो है ना बेटा हाफ आयन आता है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय हाफ, आंसर इज इक्वल टू 2। तो बेटा कॉर्नर पर कितने हैं, कॉर्नर पर कितने हैं 8 मल्टीप्लाइड बाय 1/8, तो बेटा आंसर कितना आ गया 1। तो बेटा अगर फेसिस से आपने रिमूव कर दिए तो जो एक आयन है उसका टोटल जो है वो एक आयन कम हो गया, यानी जो एक टाइप का आयन है A उसका एक आयन कम हो गया, जो कि कहां से कम हुआ बेटा, फेस से कम हुआ। तो बेटा उसका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, पहले A4 B4 था, अब वो A3 B4 रह गया। नेक्स्ट देखें बेटा, ऑप्शन इसका राइट होगा A3 B4। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 44, एन आयनिक सब्सटेंस AXBY crystallizes in FC pattern. A occupies corner and B occupies center of faces. Identify the AXBY। कहता है कि जो A के हैं वो सारे के सारे आगे कॉर्नर्स के ऊपर, और एक कॉर्नर को शेयर कर रहे हैं 8 क्यूब, तो हर कॉर्नर के हर क्यूब के हिस्से में कितना आएगा 8 मल्टीप्लाइड बाय 1/8, कितना आ गया 1, यानी कॉर्नर के ऊपर एक एटम आ गया। सो A1 में कितना आ गया, एक एटम है। फेसिस में चूंकि 6 फेस हैं तो हर फेस के हिस्से में आधा आएगा, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना आ गया बेटा, 6 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 बेटा कितना आ गया, यहाँ पर 1/2 कितना आ गया, ये 3 एटम आ गए। 6 फेज हैं, 6 फेज को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक फेस के हिस्से में बेटा हाफ पार्टिकल आ रहा है, तो टोटल कितने आ गए 3 आ गए। तो बेटा जो एक है वो A1 होगा और B जो होगा वो 3 होगा। सो जो इसका फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा AB3। बेटा इसको दोबारा से फिर देख लें एक दफ़ा कि जो A है वो कॉर्नर पे मौजूद है, और कॉर्नर पर चूंकि 8 कॉर्नर है, 8 मल्टीप्लाइड बाय 1/8, तो 1 एटम कॉर्नर पे आ गया। बेटा दूसरा जो है वो फेसेस पे मौजूद है, 6 फेस हैं, हर फेस के हिस्से में आधा आएगा, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 इज इक्वल टू 3। तो बेटा A1 आ गया और B के 3 आ गए, तो फार्मूला बन गया इसका AB3। नेक्स्ट देखिए बेटा क्वेश्चन है 45, द रेडियस रेशियो ऑफ आयन इन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इज 0.334, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेशन नंबर। बेटा अगेन वही जो टेबल हमने डिस्कस किया है, तो अगर आप वहां से कंसल्ट करेंगे, ये जो रेंज आ रही है दैट इज एक्चुअली इन द कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो इसका जो चार्ली ऑप्शन है वो राइट होगा। नेक्स्ट है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टी बेटा वो होती है जो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, जो लेयर्स एटम्स उनके डायरेक्शन पे डिपेंड करते हैं, उसको एनिसोट्रोपिक कहते हैं। अगर आप डायरेक्शन को चेंज कर देंगे तो प्रॉपर्टी का बिहेवियर भी चेंज हो जाएगा। तो कहता है कौन सी जो प्रॉपर्टीज है वो एनिसोट्रोपिक नहीं है। देखिए बेटा अल्फा है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, बेटा ये भी एनिसोट्रोपिक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ये भी एनिसोट्रोपिक है। बेटा मेल्टिंग पॉइंट, बेटा मेल्टिंग पॉइंट ऐसी प्रॉपर्टी है जो एनिसोट्रोपिक नहीं है, जो आपकी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। सो इसमें जो एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टी नहीं है वो मेल्टिंग पॉइंट है। नेक्स्ट बेटा आ जाए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अमॉर्फस एलोट्रोप ऑफ कार्बन। बेटा कार्बन के जो है वो 3 क्रिस्टलाइन फॉर्म हैं, कौन कौन से हैं जी, बकीबाल्स, ग्रेफाइट और डायमंड। ये तीनों जो है वो कार्बन के क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स हैं। बेटा इसमें जो कोल है, कोल जो है ये अमॉर्फस फॉर्म में पाया जाता है। बेसिकली ये है कार्बन की फॉर्म है, लेकिन चूंकि ये क्रिस्टलाइन फॉर्म नहीं है, इसको हम कहते हैं कार्बन का अमॉर्फस एलोट्रोप, यानी नॉन क्रिस्टलाइन एलोट्रोप। सो राइट ऑप्शन बेटा होगा इसका बी, बीटा। नेक्स्ट देखें, कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर बिकॉज। अगर आप मेटल्स का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टिविटी बेटा डिक्रीज कर जाती है। उसकी रीजन क्या है, नंबर 1 नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन डिक्रीजेज। बेटा नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन टेम्परेचर बढ़ाने से या कम करने से सेम ही रहेंगे, उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। बीटा काइनेटिक एनर्जी बिकम्स हाई। बेटा काइनेटिक एनर्जी का कंडक्टिविटी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए बीटा ऑप्शन भी यहाँ पर राइट नहीं है। चार्ली ऑसिलेशन ऑफ कैटायंस इंक्रीजेज। बेटा जब कैटायन की ऑक्सीलेशन इंक्रीज करेगी तो ऑक्सीलेशन के इंक्रीज करने से वो जो फ्लो है इलेक्ट्रॉन्स का उसको हिंडर करेंगे। जैसे अगर वायलेंटली मूव कर रहे हैं, ऐसे जिस तरह मेरा एक हैंड मूव कर रहा है, तो इस तरह मूव कर रहा है, तो इसने एक हिंड्रेंस क्रिएट कर दी। अगर इस तरह जो है वो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं और इस तरह जो है बेटा वो कैटायन फ्लो कर रहा है, मूव कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, तो इसकी जो ऑसिलेशन जैसे इंक्रीज होगी वो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को हिंडर कर देगी। तो इस तरह टेम्परेचर के बढ़ाने से चूंकि कैटायंस की ऑसिलेशन बढ़ जाती है, इसलिए कंडक्टिविटी बेटा डिक्रीज हो जाती है। मेटल बिकम्स ब्रिटल। बेटा इसका भी कोई ताल्लुक नहीं है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के साथ। तो बेटा इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट वुड बी चार्ली ऑसिलेशन ऑफ कैटायंस।
दैट इंक्रीजेज एंड ड्यू टू दिस इंक्रीज कंडक्टिविटी ऑफ मेटल जो है वो डिक्रीज कर जाती है। नेक्स्ट है बेटा ऑल आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एक्सेप्ट। बेटा देखिए जिंक मेटल है और मेटल क्रिस्टल फॉर्म में पाई जाती हैं। शुगर है, ये भी क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाई जाती है, ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है। आयोडीन है, ये भी क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाई जाती है। लेयर, इसका लेयर लैटिस स्ट्रक्चर होता है, ये भी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। बेटा जो ग्लास है, ग्लास जो है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में नहीं पाया जाता, इसको हम सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं, इसको हम जो है वो सीडो सॉलिड भी कहते हैं। तो ये ग्लास है ये एक्चुअली आपको लगता तो ऐसी है जैसे ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, क्रिस्टल की तरह है, लेकिन ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नहीं रखता, इसके अंदर पार्टिकल्स ऑर्डरली अरेंज नहीं होते। सो ग्लास इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखें बेटा 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉलिक्यूलर सॉलिड। बेटा इसमें देखें वैक्स, ये हायर हाइड्रोकार्बन्स हैं, C21 C22 के, ये भी मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं और क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाते हैं। आयोडीन भी मॉलिक्यूलर सॉलिड है, आइस भी मॉलिक्यूलर सॉलिड है, इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, वैन डर वाल फोर्सेस पाई जाती हैं। सो ऑल ऑफ दीज आर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। यहाँ पे इसको हाईलाइट नहीं किया गया, लेकिन इसका जो राइट ऑप्शन है वो डेल्टा है, दैट इज ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, if A, B and C are unequal and alpha, beta and gamma are unequal and not 90, it represents। बेटा ये वो टेबल है 7 क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का, पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर ये वाली स्पेसिफिकेशन होगी तो इसका जो राइट आंसर बनता है दैट इज ट्राइक्लिनिक। ये आपको याद करने पड़ेंगे, एक सीक्वेंस इसको याद कर लें। तो वो जो अगर आपके अल्फा बीटा और गामा इक्वल नहीं है और एंगल्स भी इक्वल नहीं है और 90 की भी नहीं है, तो जो शेप बनेगी दैट वुड बी ट्राइक्लिनिक। अल्फा इज द राइट ऑप्शन। बेटा नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट NaCl क्रिस्टल इज करेक्ट। बेटा ये थोड़ा सा ट्रिकी है। देखिए पहला जो क्वेश्चन है क्लोराइड आयंस, जो पहला ऑप्शन है क्लोराइड आयंस आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एंड सोडियम आयंस एट द बॉडी सेंटर्ड। बेटा वो कहता है कि ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो ठीक नहीं है। बेटा पहला देखें, क्लोराइड आयंस आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स, कहता है जो क्लोराइड आयन है वो कॉर्नर पे मौजूद हैं, एंड सोडियम आयंस आर एट बॉडी सेंटर, और सोडियम जो है वो बॉडी सेंटर्ड पे। बेटा जो NaCl का स्ट्रक्चर होता है ना वो बॉडी सेंटर्ड नहीं होता, वो क्यूबिक सेंटर्ड होता है। ये हम पहले MCQs में भी डिस्कस कर चुके हैं, ये हम अपने प्रॉपर लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो NaCl का स्ट्रक्चर है बेटा वो फेस सेंटर्ड होता है, वो बॉडी सेंटर्ड नहीं होता। सो पहला ऑप्शन बेटा गलत है। बेटा देखें क्लोराइड आयंस अडॉप्ट BBC अरेंजमेंट। बेटा ये जो BBC और जो C चार्ली है ABC अरेंजमेंट्स, ये मेटेलिक सॉलिड में पाई जाती है, ये आयनिक सॉलिड में NaCl में नहीं पाई जाती। सो बेटा इसका बीटा भी रॉन्ग है और चार्ली भी रॉन्ग है। तो बेटा इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन इसका करेक्ट नहीं है। सो नन ऑफ दीज ऑप्शन विल बी करेक्ट। सो जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा दैट विल बी डेल्टा। नेक्स्ट है बेटा, when 2 ice cubes are pressed over each other they unite to form one cube due to। बेटा जब एक आइस क्यूब को दूसरे आइस क्यूब पर रखते हैं तो दोनों के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है और दोनों क्यूब एक दूसरे के साथ एसोसिएट हो जाते हैं, बेटा जुड़ जाते हैं। सो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग दीज 2 क्यूब्स दे कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म 1 क्यूब। सो बेटा जो इसका राइट ऑप्शन होगा दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि आपको पता है कि आइस जो है वो वाटर है और वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट वुड बी बीटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सॉलिड्स आर जनरली गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेटा कौन से सॉलिड जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। बेटा जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही बेटा गुड कंडक्टर होंगे। तो इनमें देखें किन के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। आयनिक जो सॉलिड होते हैं उनके अंदर आयंस होते हैं लेकिन वो फिक्स होते हैं, मूव नहीं कर सकते। कोवलेंट में भी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं एंड दे आर बाइंड बिटवीन द एटम्स, तो वो भी मूव नहीं कर सकते। मॉलिक्यूलर सॉलिड में भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो एक ऑप्शन है अल्फा मेटेलिक सॉलिड, इनके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। सो दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स। नेक्स्ट है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्रेटेस्ट लैटिस एनर्जी। बेटा लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी। बेटा लैटिस एनर्जी का ताल्लुक है साइज ऑफ केटाइन के साथ। बेटा अगर तो साइज ऑफ केटाइन बड़ा होगा तो लैटिस एनर्जी कम होगी, अगर साइज ऑफ केटाइन छोटा होगा तो लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। अब जो इसके अंदर एनायन है वो सेम है। अगर आप केटाइंस के साइज को कंपेयर करें तो लिथियम हैज द स्मॉलेस्ट साइज, सो दैट्स व्हाई इट हैज द हाईएस्ट लैटिस एनर्जी। सो लिथियम क्लोराइड विल पोजेस द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ लैटिस एनर्जी। नेक्स्ट है बेटा, विच सॉलिड डज नॉट कंटेन कोवलेंट बॉन्ड। बेटा किस में कोवलेंट बॉन्ड नहीं होता। डायमंड, बेटा ये डायमंड कार्बन का एलेक्ट्रॉप है, कार्बन कार्बन के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड होता है। ग्रेफाइट, इसमें भी कोवलेंट बॉन्ड होता है, कार्बन जो है सारी मौजूद है इसके अंदर और कार्बन कार्बन कोवलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड है। आइस, आइस के अंदर वाटर है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है।
तीन तरह के दो तरह के फोर्सेज हैं, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और दूसरी जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड है। तो बेटा ये जो कॉपर है, कॉपर के अंदर जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता, इनके अंदर जो बेटा चूंकि मेटल है और मेटल के अंदर आयनिक नहीं बल्कि मेटेलिक बॉन्ड पाया जाता है। सो दैट्स वाई इसका जो राइट ऑप्शन है वो अल्फा है, दैट इज कॉपर। नेक्स्ट है बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अमॉर्फस सॉलिड। बेटा अमॉर्फस सॉलिड का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो अमॉर्फस सॉलिड का नहीं है। बेटा पहले देखें शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मेल्टिंग पॉइंट जो है वो अमॉर्फस सॉलिड का कैरेक्टर नहीं है बेटा, वो कैरेक्टर है क्रिस्टलाइन सॉलिड का। ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर, फिक्स टेम्परेचर के ऊपर मेल्ट करना शुरू होते हैं और उसी टेम्परेचर पर मेल्ट कर जाते हैं, दैट इज कॉल्ड शार्प मेल्टिंग पॉइंट। तो जो बेटा अमॉर्फस सॉलिड होते हैं उनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। सो इसका अल्फा ऑप्शन राइट है। लेकिन हम बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। आइसोट्रॉपी, बेटा आइसोट्रॉपी प्रॉपर्टी नहीं है क्रिस्टलाइन की, ये बेटा अमॉर्फस की नहीं है प्रॉपर्टी। देखें जो चार्ली है डिसऑर्डरनेस, बेटा ये भी जो है अमॉर्फस में पाई जाती है। डेल्टा जो है ये भी अमॉर्फस में पाई जाती है, आइसोट्रॉपी भी अमॉर्फस में पाई जाती है। तो जो इसका ऑप्शन ए है दैट इज शार्प मेल्टिंग पॉइंट। बेटा जो शार्प मेल्टिंग पॉइंट है वो उसका क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का इसका प्रॉपर्टी है, वो अमॉर्फस की प्रॉपर्टी नहीं है। तो इन चारों में से जो शार्प मेल्टिंग पॉइंट है वो अमॉर्फस सॉलिड की प्रॉपर्टी नहीं है, बाकी जो तीन है वो अमॉर्फस सॉलिड की प्रॉपर्टीज हैं। नेक्स्ट देखें बेटा पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड डू नॉट पोजेस वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड नन ऑफ दीज। बेटा जो सॉलिड के पार्टिकल हैं एक तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होती है, तो श्योरली उनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि वो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या केमिकल बॉन्ड। दूसरा देखें बेटा वाइब्रेशनल। बेटा जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं, तो उस वाइब्रेशन की वजह से उनके अंदर वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी भी आ जाती है। सो बेटा जो तीसरा ऑप्शन बचता है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये वो काइनेटिक एनर्जी है जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट की वजह से होती है। जब मॉलिक्यूल्स के जो मूवमेंट है, पार्टिकल्स हैं किसी भी सब्सटेंस के, वो अपनी पोजीशन छोड़कर मूव करते हैं। तो बेटा जो सॉलिड्स हैं उसमें पार्टिकल्स अपनी पोजीशन को लीव नहीं करते। सो ये वाली जो काइनेटिक एनर्जी है वो सॉलिड के पार्टिकल्स के अंदर नहीं पाई जाती। सो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा दैट वुड बी बीटा। नेक्स्ट है बेटा KNO2 बिलोंग्स टू डैश क्रिस्टल सिस्टम। बेटा ये जो KNO2 है ये एक्चुअली आर्थोरोम्बिक सिस्टम की एग्जांपल है, ये आपकी बुक में भी गिवन है। सो इसका जो राइट ऑप्शन होगा बेटा ये है बीटा। बेटा इसके साथ ही जो हमारा आज का लेक्चर है, जो हमने आज MCQs डिस्कस करने थे बेटा वो ख़त्म हो गए हैं। इसके साथ जो हमारा जो सेकेंड पार्ट था C2 का वो भी हमने ख़त्म कर लिया है। आई होप कि आपने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। बेटा ये जो मैंने आपको MCQs करवाए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से अक्सर जो क्वेश्चन हैं वो प्रीवियस MD-CAT और नम्स के टेस्ट में आ चुके हैं, और अगले जो एग्जाम आएंगे उसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो इससे बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चंस ही आते हैं, इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस ही होते हैं। कॉन्सेप्ट जो है बेटा ऑलमोस्ट यही होते हैं। आप अगर विजिलेंट होके आपने ये लेक्चर सुना है आज का, तो इससे रेलेवेंट अगर आप क्वेश्चन आएंगे तो उसको भी आप प्रॉपरली सॉल्व कर सकेंगे। बेटा इसके साथ जो अहम बात जो आपको बतानी है कि ये जो MD-CAT की सीरीज़ है ये आपके पास MK प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आ रही है। बेटा MK प्रिपरेशन का हमारा फेसबुक का पेज है बेटा, उसको भी लाइक कीजिए जाकर। MK प्रिपरेशन का जो हमारा यूट्यूब पर चैनल है उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आज की बेटा वीडियो के मुतालिक आपके जो व्यूज़ हैं बेटा, अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। श्योरली आपके जो कमेंट्स हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसके साथ ही मैं आज के जो है वो लेक्चर का इख्तिताम करता हूँ। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा दैट इज़ लिक्विड्स, उसको डिस्कस करेंगे हम, उसके MCQs को डिस्कस करेंगे।